तो आज का टॉपिक हम लोगों का करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सिंपली ये एक कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ एल दे रखा, इससे करंट का फ्लो हो रहा है। एक इसमें एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लिया जिसका एरिया वेक्टर या एरिया डीएस एज्यूम कर लिया। इस सेगमेंट से करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये पूरे इंटायर कंडक्टर में करंट यदि आई का फ्लो हो रहा है तो पर्टिकुलर सेगमेंट में जो करंट का फ्लो है उसको हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डीएस या डीए भी लिख सकते हैं आप। ठीक इसी से करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी कहता है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन करंट के अलोंग होगा, और इसको मैथमेटिकली हम मेजर करेंगे करंट पर यूनिट एरिया, करंट पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट्री पोर्शन। तो यदि टोटल करंट आई है तो उस एलिमेंट्री पोर्शन से करंट का फ्लो डी आई होगा। मान लो इस मार्कर से पूरे करंट का फ्लो 10 एम्पियर है इंटायर कंडक्टर में, तो एक एलिमेंट्री पोर्शन के लिए मे बी 2 एम्पियर। तो वही यहां पर डी आई एज्यूम कर लिया और एलिमेंट्री एरिया डीएस एज्यूम कर लिया। तो ये करंट डेंसिटी जो जे वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, ये एलिमेंट्री एरिया डीएस हो गया। करंट डेंसिटी के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो मैथमेटिक्स कहता है कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू यूनिट एरिया मींस डीएस या डीए जो भी लिखना चाहे अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एंगल थीटा है तो डीएस का कंपोनेंट एरिया वेक्टर का कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में क्या हो गया, डीएस कॉस थीटा। तो इसका मैथमेटिकल मेजरमेंट क्या बनेगा, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बना, जे वेक्टर इज इक्वल टू बताओ क्या हुआ, करंट कितना पास कर रहा है उस पार्ट से डी आई, और उसका एरिया कितना है डीएस कॉस थीटा। क्लियर? इसका मतलब हम लोग डी आई को लिख सकते हैं जे, ठीक, जे डीएस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर एक मिनट इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दे, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर हम लोगों ने करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया, इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। तो डी आई इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा, देन आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। इसका मतलब करंट भी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर हो गया। इसलिए हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि करंट को मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट डीएस। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और जब हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म में आई बाई ए, एरिया डीएस लिखो या सिंपल ए भी लिख सकते हो। अब ए लिखोगे तो करंट को हम लोगों ने पढ़ रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी क्या बन जाएगा, एन ई वी डी। आया समझ में? तो ये करंट डेंसिटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें, आई इज इक्वल टू जे डॉट डीएस। ठीक है यहां तक? चलिए यही फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया
करंट का वैल्यू एन ई ए वी डी डिवाइड बाई वी डी, वी डी वी डी कट गया, सॉरी ए कट गया तो एन ई वी डी आ गया। अब यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का फॉर्म है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इसको समझना है। दोनों जगह हम लोग करंट डेंसिटी मेजर करते हैं। ये जो बीच में लाइन है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करो। यहां का रेडियस सपोज R1 एज्यूम कर ले, यहां का रेडियस R1 एज्यूम कर ले, यहां का रेडियस R2 एज्यूम कर ले, R2 लार्जर देन R1। यदि यहां का एरिया S1 है और ये S2 है तो S1 लेस देन S2। करंट डेंसिटी मेजर करना है, यहां भी करंट I का फ्लो है, यहां भी करंट I का फ्लो है, तो करंट डेंसिटी इस पार्ट का J1 इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। यहां का करंट डेंसिटी यदि मेजर करेंगे तो J2 इज इक्वल टू करंट बाई एरिया S2। इसका मतलब कह देगा कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। विच क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड? बताओ। करंट, करंट चेंज नहीं कर रहा है, एरिया को आप वेरी करा रहे हैं, उसके बावजूद भी करंट चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे मान लो कि हमारे यहां एक सिंपल पावर सप्लाई से केबल लाते हो, 10 मिलीमीटर का थिकनेस होता है जो पावर केबल होता है, और हम अपने होम अप्लायंस के लिए 1 मिलीमीटर का वायर, 2 मिलीमीटर का वायर यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर गया, उसके बावजूद भी करंट जो सप्लाई है वही रहता है। समझ गए? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी कर दिया तो कौन सा क्वांटिटी चेंज अनचेंज रहेगा? सब चेंज कर जाएगा, करंट डेंसिटी चेंज कर जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई जरूरी नहीं थ्योरी, प्रैक्टिकली आप आंसर ले सकते हो। इसका मतलब यहां पर करंट डेंसिटी डिफर कर गया। अब किसमें करंट डेंसिटी ज्यादा है? आर्यन बताएगा, जल्दी से बता दो। J2 ज्यादा है, गधे कहीं का। S2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो किसका ज्यादा है, इनवर्सली रिलेटेड टू करंट डेंसिटी, J1 का ज्यादा हुआ, मतलब इस पार्ट का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। फर्स्ट सेगमेंट का, इस सेगमेंट का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। कल ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंडीशन में भी यही चीज सिखाया था, मूछ पे ताव देता रहता है नहीं मूछ है। देखो पीछे क्लीन से बैठा हुआ है, हमेशा ऐसे करता रहेगा जैसे लग रहा है रे वाह। सब देखो इसका ऐसे। चलो हो गया करंट सेम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबाइल टर्म से आए। मोबाइल का मतलब मूवमेंट, इसका मतलब चार्ज का फ्लो। तो चार्ज के फ्लो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन सा क्वांटिटी? स्टार्टिंग से बताओ कौन सा क्वांटिटी था जो चार्ज के फ्लो को बता रहा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्टिंग कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आया तो मोबिलिटी बताएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे डेफिनेशन याद रहेगा। इसलिए इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी अलग होगा, होल का मोबिलिटी अलग होगा।
तो यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पॉजिटिव क्वांटिटी और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन का अलग होल का अलग होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा जल्दी से बताओ, हर्ष बताएगा। मोबिलिटी को म्यू को लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिखा था, बोलने देना इसको। एक्सेलरेशन के टर्म में बताओ क्या था अमित, जल्दी बताओ। अरे ए इंटू टाउ लिखे थे और एक्सेलरेशन क्या लिखा था, ई बाई एम इंटू टाउ बाई ई और ई कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ई टाउ बाई एम। यही है रिजल्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ई सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं और यहां पर ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी होल का लिखेंगे तो एस सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, ई टाउ बाई एम एच। इलेक्ट्रॉन का मास और होल का मास, आप लोग का केमिस्ट्री जो आप लोग 5 घंटे पढ़ते हो, नहीं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन का और होल का, चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन और होल का दोनों इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? बड़ा कॉमन सा सवाल। इक्वल होगा, गुड। मास भी इक्वल, क्योंकि सिंपली हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह इसको यूज करते हैं। कहा था नहीं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसी वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं। और यह भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलेंस बैंड। इसलिए दोनों के लिए फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, ई टाउ बाई एम। इसलिए यहां पर हमने पीडीएफ में भी लिख दिया है। आया समझ में? अब आ जाए करंट डेंसिटी को इस फॉर्म में लिखा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन भी है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी फाइंड करो। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, जे सिंपल, यदि याद नहीं है फिर से रिकैप करा दे। करंट पर यूनिट एरिया, आई को लिखा NEAVD, एरिया से ये कैंसिल हो गया, NEVD देखो यही है। और अभी हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी के फॉर्म में ऐसे लिखा है, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दो, क्या बन गया, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, नंबर डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी निकाले तो ई सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का Ne हो गया, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू लिख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जे, देखो यही एक्सप्रेशन है, यस नो। अब होल के लिए क्या करोगे, एस सबस्क्रिप्ट लगा दोगे, NH हो जाएगा, ई म्यू एच हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां कंडक्टर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कंडक्टर के केस में सिर्फ हम ये निकालेंगे। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, करंट डेंसिटी फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है, दोनों का सम हो जाएगा। अब यहां पर देख लो, यही एक्सप्रेशन लिखा है। इस दोनों में कौन सा कॉमन क्वांटिटी है? ई और ई, इसको कॉमन ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लिया, क्या बचा? नंबर डेंसिटी, मोबिलिटी, नंबर डेंसिटी होल का और मोबिलिटी होल का। आ गया समझ में? अब यहां पर इतने एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़े, सबको एक साथ हमने रख दिया। अब देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या आता है। सिंपल, क्या कहता है? डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या हो गया? बहुत सिंपल सा सवाल है, ई यूनिट बताना है और यूनिट यस बोला कि हम ही बताएंगे। हाँ, बहुत इजी। जल्दी से बताओ। हाँ, राइट इट्स एसआई यूनिट, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अमित, एम्पियर। अच्छा, क्या आ गया क्या? सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद रिलैक्सेशन टाइम? मोबिलिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन है भाई? अभी बताया। अरे बेवकूफ, ये देखो लिखा भी है। ये एक तरीका आपको सिखा रहे कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम करें, ऊपर क्या लिखा है? फॉर्मूला। आंसर यही है, यही आंसर सब कुछ मिल रहा है, इसी से सब कुछ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड? मोबिलिटी के एक्सप्रेशन में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए आंसर यहीं पर आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रिमेन्स सेम या रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए फिर देखते हैं, फिर लिखा एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, अब प्रियांशु इसका जवाब देंगे। बहुत सीरियस है, प्रियांशु और श्रेयांश कुछ कुछ कर रहे हैं, मोबाइल पर भी कुछ बातें हो रही है, चल रही है। पीडीएफ देख रहे थे वो मतलब जो हमने पढ़ा रखा वही पीडीएफ और वीडियो। एकदम सीरियस रहते हैं ये लोग। हाँ, चलिए आंसर बताइए प्रियांशु जी। स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, which of these quantities is constant along the conductor? अभी हमने बताया है और आंसर हम पूछेंगे और भी लोगों से। करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक मिनट, विद एक्सप्लेनेशन। हाँ, अभय बता देगा, अभय जल्दी से बता दे। हाँ, करंट होगा। अच्छा, अभी बताया है कि करंट रिमेन सेम,
करंट कहीं भी वैरी नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाए। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कैरिंग, सॉरी, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बता दिया, समझ में आ रहा है। साथ के साथ क्वेश्चन करा रहे हैं, हर पार्ट का मोड एकदम चेंज कर दिया है, इसलिए अब याद नहीं हुआ तो लट के अलावा कुछ उपाय नहीं है। फिर आ जाए, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कैसा ग्राफ बनेगा। इमेजिन करो, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कैसा ग्राफ बनेगा। हाँ बोलो, एकदम सोच समझ कर। अदनान बताओ। गर्ल्स तुम लोग सोचो, थोड़ा स्ट्रेस डालो। आ गया, क्या क्या आंसर आया तुम्हारा, तुम लोगों का। इनवर्स रिलेटेड, चलो ठीक, तुम्हारा इनवर्सली। चलो तुम लोग का, गर्ल्स का क्या। इनवर्सली मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके अकॉर्डिंग। और मान लो हमको ये सवाल मिलता, चलो हम तो मान लो, आप तो कहोगे कि सर टीचर है आप, तो हम क्या करते यदि हम आपकी जगह रहते, तो हम मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखते पहले, और हम ये देखते कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब हुआ। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पहले हम लोग इसको थोड़ा आगे चल के देखते हैं, E/m इंटू टाउ। इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ग्राफ का नेचर एक इंडिपेंडेंट का मतलब मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का ग्राफ अनचेंज्ड, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो Vd/E तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इंडिपेंडेंट होता तो Vd रह जाता, तब तो E से रिलेटेड हो जाता। तो Vd के एक्सप्रेशन में हम पहले E का वैल्यू डाल के देखते हैं, तो E से इंडिपेंडेंट हो गया। आ गया समझ में। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाए। और आप जितनी भी किताबें देख लो, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल का, सब बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी हो, ऑल इन वन, शायद क्या नाम है किताब का, हाँ ठीक है ना, वो सारी बुक में देखो, अरिहंत की भी किताब है, ओसवाल की भी किताब है, सब में देखोगे आप, जितने साल के क्वेश्चन है सब ऐसे ही मिलेंगे आप। अब उसमें 20-25 क्वेश्चन मिलेगा, हम 7-8 पर आ गए, तो 5-6 क्वेश्चन कॉमन है ना, तो कॉमन का एक पार्ट निकाल दिया। तो इस तरह से अब आपको हम इस तरह तैयार करने जा रहे हैं कि सैंपल पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी 100 रुपये बेवजह आप लगाएंगे, 200 रुपये 300 रुपये जो लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं। टॉपिक पढ़ो, वहीं क्वेश्चन कर लो। यहां तक कंप्लीट हो गया।
चल अब आ जाए हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल, क्या है ओम्स लॉ? हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, तो अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। दोनों लिखते हैं हम, दोनों में क्या फर्क है? चलो गर्ल्स से ये सवाल 10th में पढ़ते थे। वी डायरेक्टली, ये ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ प्रैक्टिकल भी है, लैब भी है, प्रैक्टिकल भी है। पहला लेबोरेटरी आपका यहीं है, स्टार्ट होगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दोनों में कौन मैथमेटिकली सही है? दोनों में कौन सा रिलेशनशिप सही है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं। अच्छा ठीक, दोनों सही है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अच्छा ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यदि होता है तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा पोटेंशियल और करंट के बीच में ऐसा होगा, और इसका रेशियो और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो स्लोप बनेगा tan थीटा विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस V बाई आई। अब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, तो यहां इस कंडीशन में I और V के बीच में जो ग्राफ बना, और इससे हम लोग जो थीटा और स्लोप निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू I बाई V, इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये 1/r, दोनों से V इज इक्वल टू आर आई आएगा, चाहे इससे बनाओ चाहे उससे बनाओ, बिल्कुल वही चीज है। जैसे आप y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x करते हैं तो स्लोप आ जाता है m, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y करते हैं तो स्लोप बन जाता है 1/m। प्योर मैथमेटिक्स है, कहीं कोई चेंज नहीं, इसलिए दोनों रिलेशन सही है, चाहे वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i करे या i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v करे। फर्क यही है कि एक में स्लोप रेजिस्टेंस होगा और एक में स्लोप कंडक्टेंस होगा। क्लियर? चलिए इसी को हमने यहां पर भी रिप्रेजेंट किया है। ग्राफिकली देख लीजिए, यहां पर पहले करंट का फ्लो हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इज इक्वल टू आर आई लिखा, ग्राफ दोनों के बीच प्लॉट किया है। तो पहले वाले से हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो? पहले वाले से क्या रिजल्ट आ जाएगा? कंडक्टेंस का, और दूसरे वाले से रेजिस्टेंस का आ जाएगा। रहने दो, फिर कल कोशिश करते हैं कि इसका लैब कोशिश करते हैं कराए, मतलब इसी पर स्क्रीन पे